हेलो टू ऑल। आज हम हमारे चैप्टर 4 का वीडियो आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमें आज पढ़ना है पेज नंबर 71 से। हम सांगा की पराजय के कारण, खानवा युद्ध के परिणाम और उसके अंतिम दिन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब जो हमें टॉपिक कंप्लीट करना है वो है महाराणा सांगा का मूल्यांकन। महाराणा सांगा का मूल्यांकन कुछ इस प्रकार से है। जब हम महाराणा सांगा के मूल्यांकन की बात करेंगे तो आपको पॉइंट्स में इसका आंसर देना है। आपकी बुक में तो वैसे पैराग्राफ में है, बट पॉइंट्स बनाकर हमें आंसर देना है। पहला पॉइंट रहेगा इसका वीर योद्धा, दूसरा पॉइंट रहेगा इसका कुशल सेना नायक, निडर योद्धा, कूटनीतिज्ञ, कुशल नेतृत्वकर्ता, जन कल्याणी शासक, धर्म सहिष्णु और लास्ट रहेगा कला का संरक्षक। इस तरीके से आप देखोगे महाराणा सांगा के अगर मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स में आंसर देना है। जैसे आपका पहला पॉइंट है वो आप बता सकते हैं, इन्हें डिटेल भी करके आपको बताना है। अगर निबंधात्मक में ये प्रश्न आ जाता है तो हर एक पॉइंट को हेडिंग बनाते हुए इनकी डिटेलिंग भी आप बता देंगे इसके अंदर, थोड़ी बहुत 3-4 लाइन के अंदर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो बन रहा है वीर योद्धा। तो वीर योद्धा में आप क्या बताएंगे कि जो भी महाराणा सांगा ने युद्ध किए थे उन युद्धों का वर्णन आप इसमें बता सकते हो और ये बता सकते हो कि उसने किस तरीके से उनका वीरता से सामना किया। कुशल सेना नायक में आप बता सकते हो उन्होंने अपने सेना को कितनी अच्छी तरीके से नियंत्रित किया। निडर योद्धा यानी कि हमने जैसे कि क्लास में भी पढ़ा था कि उसने बहुत बार वो घायल हुआ पर फिर भी वो युद्ध में पीछे नहीं हटा, वो बता सकते हो। कूटनीतिज्ञ, उसने कई सारे युद्धों को संधि द्वारा भी सॉल्व कर लिया था बिना लड़े ही, यानी वो कूटनीतिज्ञ था। और साथ में उसने अपने काफ़ी सारे राजपूत शासकों को भी साथ मिला रखा था। कुशल नेतृत्वकर्ता, क्योंकि राजपूत शासक उसके साथ जुड़े हुए थे और उसकी बात को माना करते थे, उसका सम्मान करते थे, तो वो एक अच्छा नेतृत्व करता था जिसने राजपूत शक्ति को नियंत्रण में कर रखा था। जन कल्याणी शासक, यानी वो जनता के कल्याण के बारे में भी सोचता था, इस कारण उसने काफ़ी सारे जन कल्याणकारी कार्य भी किए अपने जीवन काल में। फिर है धर्म सहिष्णु, यानी कि वो सभी धर्मों को समान माना करता था। किसी भी अपनी प्रजा या कोई भी सरदार या मंत्री अगर किसी अलग धर्म का है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता था। और लास्ट कला का संरक्षक, यानी कि सांगा का कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने बहुत सारे दुर्ग बनवाए। उसके दरबार में कवि थे, साहित्यकार थे, स्थापत्यकार थे, उन सबको उसने संरक्षण दे रखा था। इस तरीके से आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक स्टार्ट होगा अपना राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन जो है, अगर आप इसके बारे में जब पढ़ोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये काफ़ी हद तक महाराणा प्रताप जैसा इसका जीवन नज़र आएगा। इसलिए जो राव चंद्रसेन है उसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार बन चुका है, आता ही है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी
किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो राव चंद्रसेन के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब अपन को पता चलेगा कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप लिख भी लेना और लर्न भी कर लेना। पहले अपन देखते हैं राव चंद्रसेन की जीवनी के बारे में क्या बताया है। राव चंद्रसेन जो है वो जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव देव का कनिष्ठ यानी छोटा पुत्र था। राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी थे, उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। इधर आप टिक कर लेंगे, ये जो युद्ध था 1544 में हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध कहलाता है। ये युद्ध इतना भयावह था, इतना ज़्यादा आक्रामक था कि इस जगह शेरशाह सूरी को ऐसा लगने लगा था कि उसने एक इतने छोटे से मारवाड़ राज्य के लिए अपनी पूरी सल्तनत खो दी है। परंतु अंत में जैसे ही मालदेव की स्थिति खराब हो गई शारीरिक रूप से, युद्ध के दौरान घायल होने की वजह से उसकी सेना का जो बल था वो समाप्त होने लगा और शेरशाह सूरी की सेना मारवाड़ी सेना के ऊपर हावी पड़ गई, जिस वजह से मारवाड़ी सेना युद्ध में हार गई। और इसके साथ ही जो चंद्रसेन है उसे शासक बना दिया गया। राव मालदेव जो है वो अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम से खुश नहीं था, जबकि जो छोटा पुत्र था जो उससे छोटा था उदय सिंह को पटरानी स्वरूप देने राज्य अधिकार से वंचित करवा दिया था। यानी कि जो मालदेव है उसकी दूसरी बीवी जिसका नाम स्वरूप दे था उसका बेटा था चंद्रसेन। ये 3 भाई थे, मालदेव के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो था उसका नाम था राम, दूसरा था उदय सिंह और तीसरा था चंद्रसेन। राम से मालदेव खुश नहीं था इसलिए उसको राजा नहीं बनाया। उदय सिंह को स्वरूप देने राजा नहीं बनने दिया, स्वरूप देने अपने बेटे चंद्रसेन को राजा बनवाया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया। आंतरिक विद्रोह का दमन, क्योंकि चंद्रसेन सबसे छोटा पुत्र था फिर भी वो राजा बना मालदेव का, जबकि उससे बड़े 2 और भाई थे जिन्हें शासक बनना चाहिए था। जब चंद्रसेन शासक बन गया तो उससे जो दोनों बड़े भाई थे अब वो क्रोधित हो उठे और उनके मन में एक ये भावना आ गई कि हमें किसी भी तरीके से चंद्रसेन को हटा करके इस गद्दी को हथियाना है। तो इस गद्दी को हथियाने के लिए उन्होंने राव चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण किए, कई सारे कूटनीतिक प्रयास किए, वही आंतरिक विद्रोह कहलाते हैं। उस बारे में अपन देखते हैं क्या बताया है कि शासक बनने के साथ ही चंद्रसेन ने आवेश में आकर के एक बार अपने एक चाकर की हत्या कर दी। चाकर यानी नौकर की हत्या कर दी, जिससे जेतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए थे, नाराज हो गए। ये जो नाराज सरदार थे उन्होंने सोचा कि चंद्रसेन को सबक सिखाना चाहिए, दंडित करना चाहिए। इस कारण ये सरदार जाकर के उदय सिंह और राम से जा मिले और साथ में रायमल भी उनके साथ हो गया। अब इन लोगों को गुट बना करके एक अवसर मिल गया कि वो चंद्रसेन के ऊपर हमला कर दें। राम ने सोजत, रायमल ने दुनारा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया, आक्रमण शुरू कर दिया और उदय सिंह ने गंगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। इन सब क्षेत्रों पर अधिकार और विद्रोह की सूचना मिलते ही राव चंद्रसेन ने उपद्रव को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी। उस सेना में रायमल और राम तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, क्योंकि उन्हें पता था हम ज़्यादा देर तक युद्ध में डटे नहीं रह सकते हैं। लेकिन उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान पर फिर से हमला किया, संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में उदय सिंह घायल हो गया और चंद्रसेन जीत गया। 1563 ईस्वी में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की जो सेना थी उनके बीच में एक और युद्ध हुआ जिसे नाडौल का युद्ध कहा जाता है। इधर आप अंडरलाइन कर लोगे। किंतु विजय की आशा न देख करके उदय सिंह बादशाह अकबर के पास चला गया था। उदय सिंह ने युद्ध तो किया परंतु उसे ऐसा लगने लगा था कि इस युद्ध में वह नहीं जीत सकता है, क्योंकि उसकी सेना इतनी ज़्यादा नहीं थी संख्या में। युद्ध में हारने की स्थिति को देखते हुए उदय सिंह युद्ध क्षेत्र से निकल गया और वो अकबर के पास शरण में चला गया कि अकबर उसका साथ दे और चंद्रसेन से युद्ध करवा करके और मारवाड़ का जो क्षेत्र है उदय सिंह को दिलवाए। इसी कारण से मारवाड़ या हम कहें चंद्रसेन और मुगल और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। राव चंद्रसेन के नाराज भाई राम, उदय और रायमल आपसी कलह के कारण अकबर को हस्तक्षेप का अवसर मिल गया था उस समय कि इनके बीच में वैसे ही संघर्ष चल रहा है तो क्यों ना वो हस्तक्षेप करके मारवाड़ राज्य को हथिया ले। इसी लालच में उसने
हुसैन कुली खान की अध्यक्षता में एक सेना भेजी जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर की ख्याति, ये क्या है, एक साहित्य है जिससे हमें जोधपुर के पूरे वंशज और राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। जोधपुर की ख्याति में मुगल अभियान का अंतरिक्ष वर्णन किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार हमला किया था और लगभग 10 महीने तक उन्होंने घेरा डाले रखा। क्योंकि चंद्रसेन दुर्ग के अंदर था, 10 महीने से ज़्यादा उनका राशन नहीं चल सकता था। इस बीच जल और अन्न की कमी हो गई। कमी के कारण चंद्रसेन अपना गढ़ यानी दुर्ग छोड़ करके भादराजून चला गया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अकबर ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। पर चंद्रसेन जैसे ही अपना राज्य छोड़ करके गया तो उसको बहुत ज़्यादा समस्या आई आर्थिक रूप से, यानी कि उसके पास धन नहीं बचा, खाने पीने का सामान नहीं बचा। तो उस स्थिति में उसके पास जो भी रत्न जेवर थे उन्हें बेच करके उसने अपना खर्च चलाया। इसके बाद में नागौर दरबार की एक घटना है, ये आप ज़रूर टिक करके पढ़ेंगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। 1570 ईस्वी में अकबर ने अजमेर में यात्रा की थी। उस समय पर अकबर ने मारवाड़ क्षेत्र में दुष्काल की खबर सुन करके हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नागौर में एक दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में उसमें काफ़ी सारे शासकों को और मंत्रियों को सबको इकट्ठा किया गया था और ये कहा कि जो दुष्काल आया हुआ है उसे दूर करने के लिए तालाब खुदवाया जाएगा और वो तालाब खुदवाया भी गया, जिसे शुक्र तालाब के नाम से जाना गया। वास्तव में इस दरबार का उद्देश्य कोई जन कल्याणकारी कार्य करना नहीं था। असली में इसका उद्देश्य था कि अकबर थोड़े समय तक नागौर में रह करके जो मारवाड़ है उसकी स्थिति को समझ सके और वहाँ पर विजय करने के लिए कोई योजना का निर्माण कर सके। इसी की परिणति आगे चल करके चंद्रसेन और अकबर के बीच हुए युद्ध में हुई। जैसे कि आप देखोगे, अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान। नागौर दरबार के कुछ समय बाद मुगल सेना ने भादराजून पर भी आक्रमण किया। आपने अभी पढ़ा था कि चंद्रसेन पहले जोधपुर के दुर्ग में था, पर मुगल सेना के घेरे के कारण वो जोधपुर का दुर्ग छोड़ करके भादराजून चला गया। अब अकबर ने भादराजून पर आक्रमण किया। फरवरी 1571 में चंद्रसेन भादराजून भी छोड़ करके सिवाना की ओर निकल गया। 1572 में एक तरफ जहां गुजरात में विद्रोह फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के शासक बनने से मेवाड़ में भी एक शक्तिशाली योद्धा तैयार हो गया था, जिसका भय अकबर को था कि अगर योद्धा तैयार हो जाएगा, मेरे विरुद्ध सैनिक अभियान कर देगा तो मुझे भी युद्ध लड़ना पड़ेगा और हो सकता है ये मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, उसे जोधपुर का शासक बनाया और गुजरात की तरफ भेज दिया ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोक करके हानि न पहुंचा सके। इसी बीच 1573 में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खान के साथ जगत सिंह, केशवदार मेड़तिया और बीकानेर के राय सिंह को भेजा कि वो चंद्रसेन के पास जाएं और उसे मनाएं कि बिना युद्ध के ही वो अकबर के अधीनता को स्वीकार कर ले। इधर आप अंडरलाइन करेंगे किस किस को भेजा था। ये सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए सिवाना पहुंची और अपने सेना नायकों के परामर्श के अनुसार चंद्रसेन किले की रक्षा का भार किसके ऊपर छोड़ करके गया, पत्ता राठौर के ऊपर छोड़ करके गया और स्वयं पहाड़ों की ओर निकल गया। ऐसी स्थिति में जहां जहां मुगल सेना गुजर रही थी उन हिस्सों में छापामार पद्धति से मुगल सेना को हानि पहुंचाई गई। छापामार पद्धति कौन सी होती है? जब जंगलों के अंदर, पहाड़ में या फिर पेड़ों के आसपास छुप करके एक सेना दूसरी सेना के ऊपर हमला करे, ऐसी स्थिति छापामार पद्धति कहलाती है। यही पद्धति चंद्रसेन के माध्यम से भी अपनाई गई और यही पद्धति महाराणा प्रताप के माध्यम से भी अपनाई गई। तो इस कारण भी ये महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी ये नोट करवा दूंगी और उसके आंसर्स भी, पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी इस वाले के, क्योंकि ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और आ ही जाता है, इसलिए आपको इसे ज़रूर से पढ़ना है। साथ में पत्ता राठौर जो था उसने चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर के अतिरिक्त सेना सहायता मांगी। यानी कि जब राय सिंह चंद्रसेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो राय सिंह को लगा कि उसे और सेना की ज़रूरत है। उसने अकबर से इसकी मांग की। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना और भेज दी गई
जिस पर चंद्रसेन पहाड़ों की ओर निकल गया। इस स्थिति में मुगल सेना ने उसका पीछा किया, परंतु चंद्रसेन उनके हाथ में नहीं आ पाया। इस असफलता से नाराज होकर के अकबर ने जितने भी सरदार चंद्रसेन के पीछे भेजे थे उन सब सरदारों को डांटा और उनकी फटकार लगाई। चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए अकबर ने 1575 में एक और गुट भेजा था चंद्रसेन को मनाने के लिए। वो गुट का नेतृत्व करता जलाल खान था, जो कि सिवाना की ओर आगे बढ़ा। उसके साथ में सैयद अहमद, सैयद हाशिम और शिमाल खान भी साथ में गए थे ताकि वो चंद्रसेन को मना ले। इधर भी आप अंडरलाइन करोगे, आप देखोगे 2 गुट अभी तक भेजे जा चुके हैं, परंतु जब चंद्रसेन नहीं माना तो काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पा करके चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में जलाल खान मारा गया इस गुट का, और इस घटना से शाही सेना की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा, क्योंकि शाही सेना के बारे में तो ये एक प्रचलन में आ गई थी बात कि शाही सेना हार ही नहीं सकती है। तो उस चीज़ वो जो भ्रम था वो दूर हो गया। अब अकबर ने शहबाज खान को भेजा चंद्रसेन का मुकाबला करने के लिए। उसने शीघ्र ही देवकोर और दूनाड़ पर अधिकार कर सिवाना को भी घेर लिया। इस स्थिति में वापस वही स्थिति हो गई, खाद्य सामग्री खत्म हो गई, जिस वजह से सिवाना दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ गया। इस प्रकार 1575 में सिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। एक अब जो टॉपिक आ रहा है, अगर आप देखोगे जिससे ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी सिवाना हाथ से निकलने के बाद अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के रावल हरराय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। अगर पूछा जाए संकटकालीन राजधानी कौन सी कहलाई चंद्रसेन के समय, तो सिवाना है, आपको ये याद रखना है। इसके बीच में जैसलमेर का जो शासक था रावल हरराय, उसने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। इस समय पोखरण में राव चंद्रसेन की तरफ से किलेदार कौन था? आनंद राम पंचोली था। 4 महीने तक ये घेरा डला रहा और हरराय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख फदिये के बदले मुझे पोखरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख फदिये लौटा करके पोखरण मुझसे वापस ले लेना। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो चंद्रसेन ने इस जो भेंट है या अपन का ये जो समझौता है इसे स्वीकार कर लिया और 1576 में उसने भाटियों को अपना पोखरण सौंप दिया और उनसे पैसे ले लिए। पोखरण के रूप में अंतिम आश्रय स्थल जो था चंद्रसेन का वो भी हाथ से निकल गया। लगभग 1.5-2 वर्ष तक सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में घूमते रहने के बाद 1579 में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूट करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत पर भी धावे मारे और ये समाचार मिलने पर बादशाह अकबर ने पायदा मोहम्मद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी ताकि वो चंद्रसेन के हमले को रोक सके। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में इस सेना का सामना किया, किंतु उसे असफलता ही मिली और वापस से पहाड़ों की ओर लौटना पड़ा। कुछ दिन के बाद चंद्रसेन ने सेना को वापस से संगठित किया और ऐसी स्थिति में 7 जुलाई 1580 में उसने सोजत के ऊपर हमला किया, सोजत पर अधिकार भी कर लिया और उसने सारण के पर्वतों में अपना निवास कायम किया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अनुसार चंद्रसेन ने एक सामंत वेरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ माना जाता है। तो आगे जो टॉपिक है वो इस तरह बताया जा रहा है कि राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था, क्योंकि चंद्रसेन से पहले जितने भी शासक हुए राजपूत, मारवाड़ी, उन लोगों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था बिना किसी ऐतराज़ के, क्योंकि वो अकबर से युद्ध करके अपने राज्य को नहीं खोना चाहते थे। जबकि चंद्रसेन ने ये जो एक खतरा था उसे मोल लिया और अपनी स्वतंत्रता को नहीं त्यागा और अकबर का सामना किया। चाहे वो हार गया परंतु उसने वीरता से युद्ध करते हुए अपनी हार को स्वीकार किया। उसका जो भाई था शाही सत्ता का सुख भोगते रहे, वहीं उसे अपने रत्न आभूषण बेच करके भी अपना दिन गुजारने पड़े थे। चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़ करके रात दिन पहाड़ों की ओर घूमना पड़ा था और मुगल सेना से लड़ते रहना पड़ा, परंतु फिर भी उसने कठिनाई का सामना किया और अपनी स्वतंत्रता के आगे वो नहीं झुका और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। संघर्ष की शुरुआत में चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे चल करके महाराणा प्रताप का नाम
भी हम सुनते हैं वो बहुत बड़ा एक नाम है जो कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे। इस कारण चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लो यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहलाता है। इधर भी आप अंडरलाइन करो, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है उसके बारे में, इनके संघर्षों का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, जबकि इनकी पूरी कहानी, इनकी स्वतंत्र का जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा वीरतापूर्वक रहा। जीवन भर इन्होंने कष्ट सहन किए परंतु अपनी स्वतंत्रता को नहीं त्यागा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चंद्रसेन और प्रताप, ये बताएगा कि चंद्रसेन और प्रताप के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ या कहें समानताएं थी। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों मुगल बादशाह अकबर के साथ आजीवन संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं, पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उसके बाद चंद्रसेन और महाराणा प्रताप यही ऐसे जो दो वीर थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया और मुगल सम्राट के विरुद्ध वो चमकते रहे। चंद्रसेन और प्रताप दोनों अपने भाई बंधुओं के संघर्ष का भी उन्हें सामना करना पड़ा। प्रताप की भांति चंद्रसेन के अधिकार में मारवाड़ के कई भाग नहीं थे। उसके बाद में मेवाड़ के मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर तो मारवाड़ के मेड़ता, नागौर, अजमेर आदि स्थानों पर मुगलों का अधिकार था। समानता के साथ दोनों शासकों की गतिविधियों में मूलभूत अंतर भी पाया जाता है। दोनों शासकों ने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रह करके मुगलों का खूब छकाया, यानी उनको खूब परेशान किया, किंतु प्रताप के समान चंद्रसेन चावंड जैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं बसा पाया। इधर आप अंडरलाइन करोगे। विशेष अवसर पर चंद्रसेन की उपस्थिति व मुगल सेना को विकेंद्रित करने से प्रताप को सहयोग मिला। ये जो अभी मैंने अंडरलाइन करने को कहा, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बीच अंतर बताइए, तो यही बताना है कि महाराणा प्रताप ने तो फिर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जबकि चंद्रसेन पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड में बसा ली थी, जो कि एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र था, जबकि चंद्रसेन इस प्रकार की कोई भी राजधानी को नहीं बसा पाया था। ठीक है, ये अंतर है और मैं आपको जो इन दोनों के बीच की समानता है वो भी लिखवा रही हूँ। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है ज़रूर से। एक ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो मैं अभी दूंगी भी आपको होमवर्क में, और आप अभी भी नोट कर सकते हो कि महाराणा प्रताप को राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर ये है इन दोनों। या फिर ये भी आ जाए कि महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के मध्य क्या समानताएं थी, तो इसका भी आंसर यही है। ये इन दो क्वेश्चंस का आंसर है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट बनेगा दोनों को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसमें आप क्या बताओगे कि किस तरीके से उन्हें अपने विद्रोहियों का सामना करना पड़ा था। दूसरा, विद्रोही मतलब अपने भाइयों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, वो इसके अंदर आप लिखोगे। फिर लिखोगे दोनों स्वतंत्रता प्रिय शासक थे, दोनों स्वतंत्रता प्रिय थे, उन्होंने अपने सुख वुख कुछ नहीं भोगे और कभी भी अपनी स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया। अगला लिखोगे दोनों ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की।
आप इसमें ये बताओगे किस तरीके से दोनों को ही कई बार मनाने के लिए अकबर ने गुट भेजे, पर दोनों ने ही इसकी अधीनता को नहीं स्वीकारा बल्कि संघर्ष किया। अगला लिखोगे दोनों आजीवन संघर्षरत रहे। दोनों ने संघर्ष किया। अगला लिखोगे दोनों ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग जंगल व पहाड़ों में बिताया। आप इसमें बताओगे किस तरीके से महाराणा प्रताप भी जंगलों में घूमे, कहाँ कहाँ, और राव चंद्रसेन भी कहाँ कहाँ पहाड़ों की ओर घूमे थे। अगला आप लिखोगे दोनों ने छापामार पद्धति अपनाई। जो मैंने आपको बताई थी वो इसमें आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों की समानता है, मैंने आपको समझा दी, आपको ज़रूर से ये कर लेनी है। और इसके बाद एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि दोनों के मध्य अंतर बताओ, तो अंतर में क्या है वो मैंने आपको टिक करवा दिया, वो आप इसमें अंतर में लिख लोगे। इस तरीके से एक अच्छा प्रश्न का जो उत्तर है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो राव चंद्रसेन के बारे में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना महाराणा प्रताप के बारे में है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न बन रहे हैं वो लिखवा रही हूँ। इन सारे प्रश्नों को आपको आपकी होमवर्क कॉपी में टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना है। चेक होंगी, आपको बता दिया गया है, तो इसको आपको समय से काम पूरा कर लेना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ। आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और यही आपके गृह कार्य के प्रश्न हैं। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रकार के लिखवाऊंगी मैं। प्रश्न नंबर 1, राव चंद्रसेन के पिता का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2, रावचंद्र सेन को किनके द्वारा आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है गिरि सुमेल का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? प्रश्न नंबर 5,
शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? अब मैं लिखवाऊंगी आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न। नागौर दरबार पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है रावचंद्र सेन को मनाने हेतु अकबर द्वारा कितने गुट भेजे गए? व्याख्या कीजिए। उन गुटों के बारे में आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 8 है रावचंद्र सेन के पोकरण त्याग पर टिप्पणी दीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है रावचंद्र सेन तथा मुगल संघर्ष की व्याख्या कीजिए। ये आपको बताना है। और अगला प्रश्न है रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं और बाकी लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इन्हें आपको समय से पूरा कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी इन्हें लर्न करना है। आगे के टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।